हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 दिसंबर 2020 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और गाइज मैरी क्रिसमस। आज 25 है और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस डे की। आज ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। तो affairscloud.com की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 25 दिसंबर के करंट अफेयर्स, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और 7 जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और गाइज इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी आपको पता लगे और अगला आंसर भी जो है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकें। तो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक है हमारे पास अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन। आप हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन कैसे बाय कर सकते हो, उसका बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, दैट इज affairscloud.com/current affairs। या फिर सिंपल है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक में अगर आप जाएंगे तो आप सीधा ही सब्सक्रिप्शन एरिया में पहुंच जाएंगे। आपको क्या मिलेगा सब्सक्रिप्शन के अंदर? आपको डेली वाइज पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में जो होगा वो बेसिकली थ्योरेटिकल करंट अफेयर होगा उसी पर्टिकुलर दिन का। एक जो है पीडीएफ होगी क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे उसी दिन के। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। सारे करंट अफेयर जो हैं वो वीक वाइज अरेंज होंगे ताकि आपको रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कुछ टाइम के बाद कि मुझे करंट अफेयर याद भी रहता है या नहीं रहता। नेक्स्ट मंथली पीडीएफ। मंथली पीडीएफ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम आपको 5 तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करने हैं। पहली पीडीएफ में आपको मिलेंगे थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स पर्टिकुलर उसी महीने के। नेक्स्ट पीडीएफ होगी क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें उसी महीने के जो करंट अफेयर्स होंगे वो आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिल जाएंगे ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सको। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता करेगी। नेक्स्ट है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि रामबान है उनके लिए। और नेक्स्ट है टॉप 100 करंट अफेयर्स, मतलब पर्टिकुलर उसी महीने के आपको टॉप 100 करंट अफेयर्स दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर सको। और ये करंट अफेयर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दोस्तों मिल जाती है। सारी की सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी और बहुत ही कम दाम पे हम आपको प्रोवाइड करें, और उस कम दाम पे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है। किस तरह से मिलेगा? अगर आप इस कोड को यूज करेंगे ASH10, देन आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाया करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स 25 दिसंबर के। और ये रहा हमारा पहला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और इसमें हम 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। इसमें कीवर्ड क्या है? जो अफेयर्स क्लाउड के स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो कीवर्ड याद करेंगे। क्या है? होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट। तो इसका मतलब आप कह सकते हो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ये न्यूज है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो कौन सी कंट्री जो है वो उसको होस्ट करेगी? तो आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करें और मेरे साथ मैच करें। आंसर क्या होगा इसका? इंडिया होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021, और एक स्पेशल पवेलियन जो है वो इंडिया निर्माण कर रहा है कांस 2022 के लिए। तो ये पवेलियन मतलब एक तरह की स्टेज जो है वो बना रहा है 2022 के लिए, इंडिया निर्माण करेगा, क्योंकि 75th एनिवर्सरी है कांस फिल्म फेस्टिवल की 2022 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया जो है वो इस फिल्म समिट को होस्ट करेगा 2021 में। तो आप यहां पे देख सकते हो एक स्पेशल पवेलियन बनाएगा कांस में, जो कि 2022 में होगा कांस फेस्टिवल। 75 ईयर्स पूरे होंगे कांस फिल्म फेस्टिवल के, इसलिए जो है वो इंडिया एक स्टेज जो है वो बिल्ड करेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेशन भी किया है। किसके साथ कॉर्पोरेशन किया? IIT बॉम्बे के साथ। किस तरह का कॉर्पोरेशन है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जहां पे एनिमेशन के बारे में, विजुअल इफेक्ट्स के बारे में, गेमिंग के बारे में, कॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जो है वो वहां पे सिखाया जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत अच्छा काम करेगा, और ये IIT बॉम्बे जो है वो ये सारी चीजें जो है वो सिखाया करेगा। और ये कब अनाउंसमेंट हुई
कि ये जो इंडिया है होस्ट करेगा समिट 2021 की ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट। तो ये जो आप देखोगे CII का एक बिग पिक्चर समिट चल रही थी 2020 की, उसमें जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट जो है वो की है। तो CII बिग पिक्चर फेस्टिवल, तो इसकी जगह याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये वर्चुअली हुई है समिट, तो हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस न्यूज के अंदर वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन है? उदय कोटक। उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के भी मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, उदय कोटक जी। और हेडक्वार्टर कहां पे? CII का न्यू दिल्ली। तो अगली न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, और इसमें स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए कीवर्ड क्या है याद रखने के लिए, वो है फर्स्ट डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो एक एक कीवर्ड से आप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप क्वेश्चंस को सुन रहे हो आराम से, तो वीडियो को साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट आप तक पहुंचते रहे। तो नीति आयोग ने रिसेंटली इसको लॉन्च किया। ये एक तरह से गूगल ड्राइव का काम जो है वो करेगा, मतलब जिस तरह से गूगल ड्राइव में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें मैनेज कर सकते हैं, तो इसमें भी जो है वो आप डिजिटली अपनी फोटोज, वीडियोज या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी जो है वो उसमें स्टोर करके रख सकते हो। एक क्लाउड कंप्यूटिंग है बेसिकली। तो इसका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, डिजी बॉक्स। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। वीडियो को पॉज करके हमेशा आंसर को मैच करना है मेरे साथ, डिजी बॉक्स। तो आप यहां पे देख सकते हो, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय अमित कांत जी, जो कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा नीति आयोग है उसके CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अमित कांत जी। उन्होंने डिजी बॉक्स को लॉन्च किया है, और एक तरह का ये क्या है, आप कह सकते हो कि सारी चीजों को स्टोर करने वाला इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, और ये गूगल ड्राइव का एक जो आप कह सकते हो कि वर्जन है। Digital file storage, sharing, management SaaS product provides storage options for individual organizations of all sizes and industry। इसमें कुछ पैकेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको कुछ चीजें दी जा रही हैं ताकि आप अपनी वीडियोस को, फोटोज को या अपना जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। और डिजी बॉक्स ऐसा पहला इंडिजीनियस टेक स्टार्टअप है जो डिजिटल एसेट मैनेजमेंट बिजनेस जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। अमित कांत जी ने इसको पहले यूजर की तरह जो है वो रजिस्टर किया है, मतलब सबसे पहले यूजर जो है वो कौन बने हैं? अमित कांत जी, क्योंकि उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा? मेक इन इंडिया, स्टोर इन इंडिया का जो नारा है वो दिया गया, मतलब इसको क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। और ये डेस्कटॉप में भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक डिजी बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक CEO हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि नीति आयोग के चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, और उसके जो वाइस चेयरमैन है वो डॉक्टर राजीव कुमार है, लेकिन CEO कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे 2020 इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डे में इसको मार्क कर लें, क्योंकि 22, 23 एंड 24 ऑफ दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 22 ऑफ दिसंबर मैथमेटिशियन डे, 23 ऑफ दिसंबर आपको कल ही करवाया मैंने, फार्मर्स डे इंपॉर्टेंट है। 24 ऑफ दिसंबर हमारे पास क्या है? नेशनल कंज्यूमर डे। याद रखना आपने, आंसर क्या होगा? 24 ऑफ दिसंबर। मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट डे में इसको मार्क कर लें। तो आप यहां पे देख सकते हो नेशनल कंज्यूमर डे, इसका थीम क्या है? न्यू फीचर्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। न्यू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। और ये 24 दिसंबर को क्या हुआ था? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि कंज्यूमर्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ये एक्ट जो है वो बनाया गया था 1986 में। सेम डे को प्रेसिडेंट जी ने जो है वो इसको एसेंट किया था, मतलब हाँ किया था बिल को, जिसके कारण किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको कंज्यूमर को किसी भी तरह की सर्विस में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वो जा सकते हैं। तो याद रखना है। और एक अथॉरिटी बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या नाम है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे था? दिल्ली में। इसके चीफ कमिश्नर कौन है? निधि खरे। तो आप याद कर सकते हो, निधि खरे जी जो हैं वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के चीफ कमिश्नर हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको याद रखें, जस्ट एक दो बार पढ़ लें, ताकि अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप नाम को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। विच कंट्री लॉन्च्ड FA-18 सुपर हॉर्नेट यूजिंग स्काई जंप फॉर इंडियन नेवी कॉन्ट्रैक्ट? कौन सी कंट्री ने अपना एक सुपर हॉर्नेट नाम से एक जेट फाइटर जो है वो लॉन्च किया है, उसकी टेस्ट जो फायरिंग है वो की है,
और वो ताकि इंडियन नेवी के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सके, क्योंकि जो यूएसए के फाइटर जेट हैं वो अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, इंडियन जो जेट्स फाइटर्स हैं वो अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो उन्होंने इंडियन फॉर्मेट के बेसिस पे इसकी टेस्टिंग की है, जिसका नाम क्या है, सुपर हॉर्नेट। तो फेयर्स क्लाउड के जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली कौन सा वर्ड याद करेंगे, सुपर हॉर्नेट। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है दोस्तों, ये बिलोंग करता है यूएसए से। कहां से बिलोंग करता है, यूएसए से बिलोंग करता है, इसको याद कर लें, क्योंकि फ्रांस से आपको पता है कि क्या बिलोंग करता है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं राफेल। तो आप यहां पे देख सकते हो, FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइट जेट ऑपरेशन ऑन द इंडियाज कैरियर सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड बोइंग। तो बोइंग और यूनाइटेड स्टेट, बोइंग भी जो है वो एक कंपनी है यूनाइटेड स्टेट्स की, और उधर से यूनाइटेड स्टेट नेवी, दोनों ने मिलके जो है ये स्काई जंप टेस्टिंग की है। स्काई जंप होता क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हो, तो एक तरह का प्लेटफॉर्म, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होता है, यहां से उड़ान जो है वो भरी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, स्काई जंप। तो वहां से जो नेवल एयर स्टेशन है मैरीलैंड में, तो वहां पे इसकी टेस्टिंग हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सुपर हॉर्नेट नाम से जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर हॉर्नेट ओनली भी आ जाता है तो भी आपने जो है वो नाम क्या लगाना है, यूएसए लगाना है। जो इंडियन आप कह सकते हो जितने भी फाइटर जेट्स हैं वो कौन से प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं, वो शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी पे परफॉर्म करते हैं, जिसको क्या कहता है, स्ट्रोबार। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि इंडियन एयरक्राफ्ट कैरीज सच एज INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत, क्योंकि INS विक्रमादित्य के थ्रू भी आप जो है वो इसको यूज कर सकते हो, INS विक्रांत शिप से भी जो है वो आप इस फाइटर जेट का जो है वो यूज कर सकते हो। तो INS विक्रांत जो है वो अभी जस्ट फ्यूचर पर्सपेक्टिव है हमारा, और INS विक्रमादित्य ऑलरेडी जो है वो कमीशनड है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, अदरवाइज सुपर हॉर्नेट जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी जो बोइंग हैज पुट सुपर हॉर्नेट इन कंटेंशन फॉर इंडियन नेवी फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट, ताकि इंडियन नेवी जो है उसको प्रोक्योर कर ले। तो आप यहां पे देख सकते हो द प्रिंट का जो है वो ये कटिंग आप देख सकते हो, बोइंग अनाउंसेस सक्सेसफुली स्काई जंप ऑफ सुपर हॉर्नेट आईज इंडियन नेवी डील फॉर द फाइटर्स, ताकि हम जो है वो ये डील जो है वो कर सकें। एट प्रेजेंट MiG-29 के जो है वो एज ए फाइटर जेट इंडियन नेवी यूज कर रही है, फिर इसको रिप्लेस करके हम क्या कर सकते हैं, सुपर हॉर्नेट को यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 114 प्लेन्स की डील है, तो उसमें में भी जो है वो सुपर हॉर्नेट्स की भी जो है वो इंडियन नेवी डील कर सकती है। तो याद रखना है इसको, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे इंडियन नेवी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और आपको पता है कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। तो सुपर हॉर्नेट और एडमिरल करम सिंह, दो यहां पे इंपॉर्टेंट न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल टू प्रमोट ग्रीन बिल्डिंग्स इन इंडिया। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब है कि एनर्जी जो है वो वहां पे कंजर्वेशन होगा, वहां पे पेड़ पौधों का यूज होगा, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। तो उन ग्रीन बिल्डिंग्स बनाने के लिए या प्रमोट करने के लिए एक बैंक ने जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, जिसका नाम है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और ये काउंसिल CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स के अंदर क्या करती है, काम करती है। तो इसको याद रखना है आपने कि किसके अंडर काम करती है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। और ये कौन सा बैंक है जिसने ये टाई अप किया है, ये बैंक है हमारे पास दोस्तों HDFC। याद कर लेना है, आंसर क्या होगा इसका, डी आंसर होगा। तो जो बच्चे डी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जिनका गलत हो गया तो वो निराश ना हो, क्योंकि इसका मतलब आप डेली न्यूज पढ़ नहीं रहे, सुन नहीं रहे, इसीलिए जो है वो ये दिक्कत आपको आ रही है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा HDFC बैंक का लोगो, CII दिख रहा है आपको। तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे दिख रही है, IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो उसका आपको लोगो जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो MOU साइन हुआ है इनके बीच में। तो ग्रीन बिल्डिंग मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है उसमें ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एनर्जी होगा, वाटर होगा, जो मटेरियल है वो बेसिकली इस तरह का यूज किया जाएगा ताकि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के ऊपर कम से कम इफेक्ट हो, उसको कहते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। तो HDFC और उन्होंने साइन किया, सिंपल। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं अफेयर्स क्लाउड के, वो क्या याद करेंगे, वो याद करेंगे ग्रीन बिल्डिंग का जो कंसेप्ट है उसको प्रमोट करने के लिए कौन सा बैंक इनिशिएटिव ले रहा है, वो ले रहा है HDFC। तो इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड ए बुक ऑन कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। ये बुक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। तो आप कहोगे सर इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्यों मार्क किया, क्योंकि भाई वो नाम ही जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने इस बुक को लिखा है। उन्होंने कोविड-19 के बारे में बताया है कि किस तरह से ये प्रभाव जो है वो कर रहा है पूरी सोसाइटी को और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। और एक हिंट देता हूं आपको, सब बच्चे आप आंसर कर सकते हो उसका, कि उनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल चुका है 2014 में।
2014 में नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है उनको, मलाला यूसुफजई के साथ उनको ये प्राइज जो है वो मिला था। उन्होंने एक बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था, ताकि जो बच्चे बचपन में नहीं पढ़ सकते या किसी तरह की उनको दिक्कत आ रही है तो उनको संभाला जा सके। तो आंसर अब आपको क्लियर हो गया होगा, नाम क्या है, कैलाश सत्यार्थी। तो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभ्यता का संकट और समाधान, कोविड-19, इस बुक को थोड़ा सा याद रख लें, नाम याद रहेगा मेरे ख्याल से। ऑथर तो याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत ही फेमस ऑथर हैं कैलाश सत्यार्थी जी। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विदिशा से बिलोंग करते हैं। ये वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे लेकिन एज ए टीचर जो है वो उन्होंने काम किया। तो आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा सेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम 7 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमने 6 क्वेश्चंस को कवर किया। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर ए यूनिक इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी ऑफ द विच बर्ड। सो यहां पे हम पूछ रहे हैं कि किस बर्ड के लिए जो है वो एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, क्योंकि वो बर्ड्स को अपने पास आने नहीं देता, वो डाइवर्ट कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि बिजली की तारें जो लगी हुई हैं तो उससे काफी जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये किस बर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर जो है वो यूज किया गया है। खास करके वो आपको बर्ड जो है वो राजस्थान में भी मिल जाता है, आपको महाराष्ट्र में भी उसका हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे मैं कौन से बर्ड की बात कर रहा हूं। तो बच्चे पॉज करें वीडियो को और मेरे साथ आंसर को मैच करें। आंसर क्या होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आप याद कर सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से जो है वो स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है, और मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट आपको पता ही है कि कौन है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, फटाफट सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो कौन है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ऐसा किया गया है। तो इट इज टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रॉम द ओवरहेड पावर लाइंस इन द एरिया विद हाई पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन द वाइल्ड। और जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, तो वहां पे जो है वो बहुत से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की डेथ हो जाती है। खास करके जो पोखरन एरिया है राजस्थान का, तो वहां पे आपको एक मिलता है डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में, राजस्थान में। तो वहां पे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन जो अच्छी खासी है, और वहां पे ये देखा गया कि उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो मोस्ट क्रिटिकली थ्रेटेंड स्पीशीज है, और माना जाता है कि सिर्फ 150 ही रह चुके हैं ये वाइल्ड एरिया में, 150 बर्ड्स ही रह चुके हैं, तो इनको बचाना जो है वो बहुत जरूरी है। तो 1813 डाइवर्टर फ्लैप्स लगाए गए हैं, और जिसको फायर फ्लाइज कहा गया, जो कि दूर से ही दिख जाते हैं उनको, और वो इस तरफ जो है वो आते नहीं, तो इसको क्या नाम दिया गया, फायर फ्लाइज डाइवर्टर, डाइवर्ट कर देते हैं उनकी डायरेक्शन को। तो ये हिंदू ने भी कवर किया इस न्यूज को, आप यहां पे देख सकते हो, पोखरन फायर फ्लाइज बर्ड डाइवर्टर शाइन टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक तरह से छोटी छोटी लाइट्स होती हैं जो कि जो बिजली की तारें हैं उसके नीचे लगा देते हैं, तो उसको देख के दूर से ही जो है वो भाग जाएंगे। तो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर राजस्थान, इसको आपने साथ में याद रख लेना है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एमओयू विद द आईआईटी मद्रास टू इंप्लीमेंट डेटा ड्रिवन सिस्टम अप्रोच टू रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आईआईटी मद्रास के साथ टाई अप किया है। तो आईआईटी मद्रास के साथ कौन सी स्टेट ने टाई अप किया है ताकि वो रोड सेफ्टी को जो है वो इंप्रूव कर सकें, और वो स्टेट कौन सी है दोस्तों, वो स्टेट है राजस्थान। तो आंसर को मार्क कर लें, आंसर क्या होगा, राजस्थान होगा। तो जो बच्चे राजस्थान सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहां पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, और उन्होंने एमओयू साइन किया आईआईटी मद्रास के साथ। और राजस्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम करके हटे हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, आपको याद रहना चाहिए। सरिस्का यहां पे मिल जाएगा आपको नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको रणथंबोर मिल जाएगा, रणथंबोर नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिल जाएगा बहुत ही फेमस कलादियोगना नेशनल पार्क। तो ये याद रखने आपने, याद रहेंगे सर। तो सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान ने ये सेफ्टी के लिए किसके लिए किया है, रोड सेफ्टी के लिए इसको साइन किया है। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारा सिस्टम होगा जिससे रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि इसके अंदर जो है वो सर्वाइवल रेट जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स का होगा वो भी बढ़ सकता है। तो इसको हम कह रहे हैं बेसिकली कि जो कैपेबिलिटी है रोड को इंप्रूव करने की या रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने की वो बढ़ जाएगी। तो आईआईटी मद्रास उसमें जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्प करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप।
नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड सैप इंडिया साइंड एमओयू टू इक्विप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन द स्टेट विद डिजिटल स्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो सिंपल क्वेश्चन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों का लाभ उठा सके, डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठा सके और अपनी कंपनी की इनकम और अपने जो वर्कर्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकें। इससे क्या होगा, देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो काम करते हैं, तो उसको इंप्रूव जो है वो किया जा सकता है। मैं कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो बात कर रहा हूं, तो यहां पे आंसर बहुत ही सिंपल था दोस्तों। आंसर क्या है इसका, मैच करें मेरे साथ, वीडियो को पॉज करें। आंसर है इसका तेलंगाना। तो याद रखना है आपने, तेलंगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंटली इस क्वेश्चन को आपने कवर करना है। तो यहां पे देख सकते हो, सैप एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कोलैबोरेट टू ड्राइव डिजिटाइजेशन ऑफ द एमएसएमईज। तो आप यहां पे देख सकते हो, द इकोनॉमिक्स टाइम की ये कटिंग है, तेलंगाना सैप इंडिया कोलैबोरेट टू ड्राइव डिजिटलाइजेशन फॉर द एमएसएमईज। तो इससे क्या होगा, एमएसएमईज जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे अटैच हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का यही मतलब है कि आप यहीं पे बैठे बैठे जो है वो कहीं पे भी जो है वो अटैच हो सकते हैं। तो इसको ग्लोबल कंपिटिटिव जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट जो है वो बेहतर बन के बाहर आएगा। तो पर्पस क्या है इसका, टू डिजिटलाइज एंड एम्पावर एमएसएमईज इन द स्टेट। तो इनको एक ग्लोबल मार्केट प्लेस की एसेसिबिलिटी मिलेगी, डिजिटल स्किलिंग दी जाएगी कि किस तरह से आप वर्कफोर्स में उसको यूज कर सकते हो, अफोर्डेबल एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और किस तरह से कम दाम में आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो और किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। ये सारी चीजें जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट और जो सैप इंडिया है वो बेसिकली बताएगा। सैप इंडिया एक जो है वो बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। आपने याद नहीं करना कौन एमडी और सीईओ है, लेकिन यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है, वो कौन सी स्टेट है, तेलंगाना गवर्नमेंट। याद रखना आपने, क्योंकि तेलंगाना में आपको मिल जाता है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। याद रखना है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, और यहीं पे आपको मिलेगा मृगावनी, MRU, याद रखना है MRUGAVANI, मृगावनी नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क्स जो है वो आप जरूर याद रखोगे, बिल्कुल याद रखेंगे सर। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया साइंड ए रिवाइज्ड एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद विच कंट्री और कंट्रीज फॉर एनहेंस्ड एंड सीमलेस कनेक्टिविटी, ताकि उन कंट्रीज के साथ हम और भी कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें, एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव कर सकें और फ्राइट जो हमारा खास करके इन कंट्रीज के साथ है, जो फ्राइट ट्रेड है वो इंप्रूव हो सके। मतलब कोई गुड्स और जो भी हम इधर उधर भेज रहे हैं दोनों कंट्रीज के साथ, तो वो इंप्रूव हो सके। मतलब मैं आंसर थोड़ा सा हिंट आपको दे चुका हूं इसके अंदर। तो दो कंट्रीज की बात हो रही है, तो इसका मतलब आंसर तो क्लियर है कि सर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। मतलब ये टाई अप हुआ है फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, फिलीपींस और अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि ये कंट्रीज ज्यादा न्यूज में नहीं रहती, तो आपको याद रहेगा। बिल्कुल सर, याद तो रहेगा। और कंट्रीज के नाम है हमारे पास फिलीपींस एंड अफगानिस्तान। फिलीपींस की कैपिटल आपको पता ही है, मनीला। इसका जो आप देखोगे, मनीला किसका हेडक्वार्टर है, एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। करेंसी कौन सी है फिलीपींस की, पेसो, फिलीपींस पेसो। और साथ में अफगानिस्तान आ गया, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और करेंसी कौन सी है, अफगानी। तो आंसर होगा बोथ ए एंड सी। इससे होगा क्या कि एयर सर्विस कैरियर्स दोनों साइड पे जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ट्रेड इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इसका मतलब टूरिज्म जो है वो और कल्चर अपने आप ही जो है वो प्रमोट होगा, क्योंकि उनकी कंट्री के लोग हमारे यहाँ पे आएंगे, हम वहां पे जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट टूरिज्म और कल्चर अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगा। तो इंटरनेशनली कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये फ्राइट सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए है। जो भी गुड्स हम वहां लेके जा रहे हैं या वहां से यहां आ रही हैं, तो उसको इंप्रूव करने के लिए किया गया। तो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो इसमें ज्यादा है। तो इट हैज द बेसिस अंडर द शिकागो कन्वेंशन, ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन विच वाज साइंड इन 1944। तो आप यहां पे याद कर सकते हो कि शिकागो कन्वेंशन एक वर्ड था, वो किससे रिलेटेड है, वो एयर ट्रैफिकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। तो इसको आप थोड़ा सा जो है वो अपने माइंड में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसरो साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूट टू सेटअप इट्स रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस। और ये एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस उसी इंस्टीट्यूट में खोला जा रहा है जिसके साथ ये टाई अप हुआ है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसरो से रिलेटेड है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। तो आंसर मेरे साथ मैच करें कि ये रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, स्मार्ट बच्चे क्या याद करेंगे, रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस, ये कहां पे खोला गया है, IIT BHU में खोला गया, IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा। तो इन्हीं के साथ टाई अप हुआ है कि यहां पे हमने ये खोलना है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को और एडवांस कर सकती है
और जितने भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो स्पेस सेंटर का जो है वो यूज किया जा सकता है। मतलब एडवांस रिसर्च की जा सकती है, नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। तो ये जो एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस है ये हेल्प करेगा। तो आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या आईआईटी बनारस आप कह सकते हो। तो आप देख सकते हो इसरो रीजनल एकेडमिक सेंटर कहां पे खोला गया है, आईआईटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और इसरो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, के सिवान। तो याद रखना है कौन है, के सिवान। तो नेक्स्ट आते हैं, यहां पे आप एक बार पढ़ सकते हो इसको, दिस विल इनेबल एडवांस रिसर्च इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च। तो इसका मतलब एक सेंटर होगा तो वहां पे बाय डिफॉल्ट आपको फायदा तो मिलेगा ही। और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी प्रोजेक्ट हैं वो यहां पे किए जा सकते हैं, रिसर्च की जा सकती है, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलपमेंट की जा सकती है और नई चीजों को स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली पोएट एंड एक्टिविस्ट पद्मश्री सुगुथा कुमारी पास्ट अवे, शी वॉज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज। सो याद रखना है नाम क्या है, सुगाथा कुमारी, उनका देहांत हो गया है। वो बहुत ही फेमस पोएट और एक्टिविस्ट थी। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है कि वो कौन सी लैंग्वेज की कवि थी। तो आंसर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट में। और आंसर क्या होगा इसका, मलयालम। मेरे साथ आंसर को मैच करना था आपने, आंसर क्या होगा, मलयालम। तो याद रखना है पोएट थी, कौन सी लैंग्वेज की, मलयालम पोएट थी। तो आप यहां पे देख सकते हो उनका फोटो, रिनाउंड मलयालम पोएट सोशल एक्टिविस्ट सुगाथा कुमारी पास्ट अवे। तो नाम याद रखना है सुगाथा, तो इससे आपको याद रहेगा। तो सुगाथा कुमारी जो है वो सेक्रेटरी रही हैं, फाउंडिंग सेक्रेटरी हैं प्राकृति संरक्षक समिति की। और अभ्या, एक होम फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन इन केरला, बहुत ही फेमस आप कह सकते हो वुमेन होम है, डेस्टिट्यूट वुमेन होम है अभ्या। कहां पे है ये, केरला के अंदर। उन्होंने अपनी पहली पोइम 1957 में लिखी थी और इनको इंद्र प्रियदर्शनी विक्रम मित्रा एक जो है वो सेंटर की तरफ से ये दिया जा चुका है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है नेचर को बचाने के लिए, क्योंकि एक्टिविस्ट हमने साथ में लिया है तो इसका मतलब वो नेचर के लिए भी जो है वो काम कर रही थी। तो एक दो चीजें याद रखनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्मार्ट बच्चों के लिए, नाम और कवि कौन सी लैंग्वेज की, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया बिकम्स डैश कंट्री टू मैन्युफैक्चर हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडिजीनियसली। इंडिया जो है वो एक कंपनी के साथ जो है वो टाई अप किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सारी चीजें इंडिया में ही बनाई हैं। तो इंडिजीनियसली हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में कामयाब हुआ। और इंडिया ऐसी कौन सी कंट्री बन गई पूरे वर्ल्ड में, इंडिया बन गई है सी ऑप्शन के साथ 6 कंट्री जो है वो बन चुकी है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, इंडिया बिकम 6 कंट्री टू मैन्युफैक्चर हाई पावर्ड इलेक्ट्रिक लोकोस इंडिजीनियसली। जो हमने लोको इंजन्स बनाए हैं वो हमने बहुत ही हैवी बना दिए हैं। अब पहले हम 6000 हॉर्स पावर का बनाते थे, अब हम 12000 हॉर्स पावर का बना रहे हैं, जिसकी जो डिब्बों को खींचने की कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं और इससे क्या होगा, रेलवे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एल्स्टम कंपनी, जो कि फ्रांस की कंपनी थी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का, कि वो हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। कहां पे, मेदपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री बिहार के अंदर, मतलब मेदापुर में इसको लगाने जा रहे हैं। तो ये भी याद रख सकते हो कि हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जो फैक्ट्री है वो कहां पे लगाई गई थी, मेदपुर बिहार के अंदर लगाई गई थी। ये सबसे बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उस टाइम पीरियड की इंडियन रेलवेज के लिए। और इसमें 800 प्राइम लोकोमोटिव्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक मोटिव्स जो हैं वो एल्स्टम्स इंजीनियर सेंटर इन बेंगलुरु कर्नाटका जो वो डिजाइन करता है। क्योंकि एल्स्टम जो है वो है तो फ्रांस की कंपनी, लेकिन ये बनाते ही जो चीजें हैं वो इंडिजीनियसली ही इंडिया के लिए बना रही हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि 6000 हॉर्स पावर का हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब 12,000 हॉर्स पावर का जो है वो यूज किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है इंडियन रेलवेज के लिए। तो इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। इसमें हम एक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो, हु हेडेड द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स रिसेंटली प्रिपेयर्ड रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है एक कमेटी ऑफ होम अफेयर्स की, तो उन्होंने जो है एक रिपोर्ट तैयार की है मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो आपने बताना है कि इस कमेटी को लीड जो है वो किसने किया है। तो ये आपने मुझे जो है वो आंसर बताना है। फटाफट आंसर को मेरे साथ मैच करेंगे। आंसर क्या होगा इसका,
आनंद शर्मा जी। कांग्रेस के बहुत ही वेटरन लीडर हैं आनंद शर्मा जी, और ये 31 मेंबर कमेटी थी, क्योंकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है तो 31 मेंबर होंगे इसमें। 10 जो मेंबर हैं वो राज्यसभा से होंगे और 21 मेंबर जो है वो कहां से होंगे, लोकसभा से, और 10 राज्यसभा से, 21 जो है वो कहां पे होंगे, लोकसभा से। तो आंसर क्या होगा, आनंद शर्मा जी। तो नाम है मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक एंड द रिलेटेड इश्यूज। इन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी हैं, उनको ये रिपोर्ट सबमिट की है, और देखा जाएगा फिर किस तरह से जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों लास्ट सेक्शन, वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आएंगे, और वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स आर्मी वेरिएंट ऑफ MRSAM फ्रॉम ITR ओडिशा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पे एक नाम जो है वो लिखा हुआ है आपको, MRSAM। नाउ SAM का मतलब है सरफेस टू एयर मिसाइल, याद रखना है जब भी SAM आ जाए इसका मतलब वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और MR का मतलब है मीडियम रेंज। अगर LR लिखा जाए तो लॉन्ग रेंज, तो सिंपल है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है वो टेस्ट किया है, कहां से किया है, वो किया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ऑफ चांदीपुर कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को पता है कि वहीं से करते हैं ज्यादातर चीजें, और ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप करके हमने किया, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है वो टेस्ट किया है। इसकी रेंज जो है वो कितनी होती है, 100 किलोमीटर के आसपास होती है। तो याद रखना है ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक्सटेंडेड द सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बाय अनदर 3 months टू March 25, 2021। तो हमारे लिए यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, और इसको इसलिए किया गया ताकि जो भी NPA वगैरह हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट वो कोविड के कारण बिजनेस नहीं चल रहा, तो इस एक्ट को आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे और उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते आप। तो 25 मार्च 2021 तक ये एक्सटेंड कर दिया, सस्पेंस कर दिया, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो कि CSIR का है, दोनों ने MOU साइन किया है कि ओशन स्टडीज के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे, मतलब एक्सचेंज प्रोग्राम दोनों का होगा। तो इसको थोड़ा सा आपने याद करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बस आप इसको अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हो। और एक चीज और बता सकता हूं इसके अंदर कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो कहां पे है, वो डोनापॉल बीच के पास है, गोवा के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो है वो वहां पे है, CSIR का है। नेक्स्ट आते हैं MIETY, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड MOHFW मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दोनों ने एक ग्रैंड चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया है, किसके लिए, कोविन आपको पता है कि एक ऐप जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया था ताकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको हम आगे बढ़ा सकें, किस तरह से लोगों तक पहुंचेगी, और उसके लिए ग्रैंड चैलेंज जो है वो स्टार्ट किया गया। तो याद रखना है कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो दोनों का बता देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन जी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है, श्री रविशंकर प्रसाद। तो याद कर सकते हो। नेक्स्ट, मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट इन असम। तो मैं ये बता चुका हूं, आपको क्वेश्चन दोबारा से बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि एक ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, उन्होंने जो है वो एक नई आउटलेट जो है वो लॉन्च किया गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये याद कर लेना ताकि जो ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं वो आगे बढ़ सके। ये क्वेश्चन हम कवर कर ही चुके हैं। इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट इन 2021, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो सेशन होगा वो सिंगापुर में होगा, ये भी आप याद रख सकते हो। COP26 मतलब जो क्लाइमेट चेंज नेटवर्क है उसकी जो है वो कहां पे होनी है, वो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर होगी 2021 में। तो अब आते हैं 24 दिसंबर मतलब 24 दिसंबर के आंसर की तरफ। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्री की नेवी जो है वो ज्वाइन करेगी नाटो मेंबर्स को फॉर द फर्स्ट ज्वाइंट ड्रिल विद नाटो मेंबर्स इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। आंसर पहले मैं बता देता हूं, और काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन बहुत ही कम बच्चे आंसर करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वीडियो को देखते हैं वो वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाए, शेयर जरूर करें वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल को, ताकि हर रोज आप इसी तरह से करंट अफेयर देखते रहें और साथ ही साथ आंसर जो है वो देते रहे। आंसर क्या होगा इसका, बहुत ही सिंपल आंसर था। आंसर क्या होगा, रशिया होगा दोस्तों। क्या होगा आंसर, रशिया। तो सब बच्चों को मेरे ख्याल से पता था आंसर, और मैक्सिमम बच्चों का आंसर जो है वो सही है, और लेकिन बहुत ही कम बच्चों ने आंसर जो है वो दिया है। अब बारी आती है कि नाटो क्या है। नाटो बेसिकली आपने याद रखना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
इसको 1949 में जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था नाटो को। इसको आप एक नाम और भी दे सकते हो, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। मतलब जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ जो कंट्रीज अटैच हैं बेसिकली, उसके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। इसमें जो 30 कंट्रीज मेंबर हैं, 13 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन, क्योंकि उसी के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है वो टच करता है। तो 30 यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन, मतलब टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 30 है। अब रशिया जो है वो एक फर्स्ट जो ज्वाइंट ड्रिल है, ऑपरेशन जो है बेसिकली जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो है वो यहां पे रशिया क्या कर रहा है, उसको ज्वाइन कर रहा है। और याद रखना है नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसल्स, मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन सी कंट्री की, बेल्जियम की। याद रखना आपने इसको। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी कहां पे है, ब्रसल्स में है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि विच फार्मा कंपनी विल बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी टू प्रोड्यूस ए ग्रीन वैक्सीन। नो, ये कंसेप्ट है अलग से, आप इसको याद रख सकते हो। नाम क्या दिया हमने, ग्रीन वैक्सीन। तो ग्रीन वैक्सीन मतलब कोई भी जो एनवायरनमेंट को खराब करने वाली कोई भी चीज नहीं होगी जिस वैक्सीन को बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी बन गई है जो ग्रीन वैक्सीन को प्रोड्यूस करेगी, और फार्मा कंपनी है और बहुत ही फेमस कंपनी है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रही हैं यहां पे, और एक हिंट मैं आपको दे देता हूं कि उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है, पूना, महाराष्ट्र। तो अब आंसर देना जो है वो आसान हो जाएगा, और मैं सब बच्चों के कमेंट्स देखूंगा क्योंकि मैं हर रोज इवैल्यूएट करता हूं कि कौन से बच्चे रोज आंसर दे रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी न्यू ईयर के बाद मैं उनके नाम भी लिया करूंगा जो रोज आंसर देते हैं, एक दिन नहीं, जो रोज आंसर देते हैं, तो उनके नाम भी जो है वो दिया करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यहां पे हमारा सेक्शन हो जाता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं यार। एक बार अगर आप वीडियो को देखते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। 700+ लाइक्स हमें चाहिए। जिस दिन आप 700+ लाइक्स दे दोगे, मैं आपके लिए बहुत से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेके आया करूंगा। और गाइस, बेल बटन को प्रेस कर दें, ये आपके लिए है ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का ऑन टाइम मिल सके। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बहुत इंप्रूव कर देगा, और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन आपके लिए कि 90% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आते हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से कवर किए जाते हैं। आप इसके प्रूफ के लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। हमने एक लिंक जो है वो उसमें दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में और वो हमने कब कब कवर किए हुए हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने क्वेश्चंस जो है वो हम कवर करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और खुश रहें हमेशा, क्योंकि खुश रहने से ही जो है वो आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि लाइफ को इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। और अपना ध्यान रखें, अपने घर का ध्यान रखें। टेक केयर गाइज।